Good evening, students. Today we are going to start a new chapter for class 8 science, microorganism, friend and foe. So let us get started, है ना। जैसा चैप्टर के नाम से ही जाहिर है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर। चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रो का मतलब वो वेरी स्मॉल, बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिनको आप अपनी आंखों की सहायता से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो हमारे दोस्त हैं या दुश्मन। फ्रेंड का मतलब दोस्त, वो का मतलब दुश्मन। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। तो ये आपके बुक में दिया हुआ, इट इज़ गिवन देयर इन योर बुक। द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज, जिसको हम अपनी खुली आँखों से, नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। नंगी आँख का मतलब है चश्मा नहीं है, लेंस नहीं है, विदाउट लेंस। यानी अगर खुली आँखों से हम देखना चाहें तो वो नहीं दिखाई देगा। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स, है ना। इसका मतलब होता है बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सम ऑफ दीज कैन हाउएवर बी सीन विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। लेकिन कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको आप देख सकते हो माइक्रोस्कोप की सहायता से। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसमें छोटा को बड़ा करके देखा जाता है, उससे हम लोग देख सकते हैं। तो ये देखने पर क्या पता चला? पता ये चला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म? पहला कि ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अकर एज ए सिंगल सेल। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें या तो एक ही सेल हो या बहुत सारे कलेक्शन ऑफ सेल्स हों, एक ही कोशिका का बना हुआ हो या बहुत सारी कोशिकाओं का बना हुआ हो। दूसरा बात कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, उनके साइज बहुत छोटे होते हैं। और दिस कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आइज, और ये खुली आँखों से नहीं देखा जा सकता है। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा चीज़ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको सब जगह मिल जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर, इन द एयर, इन वाटर, इन द सॉइल। चाहे वो हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो, डेजर्ट हो, ठीक है। इवन द बॉडीज़ ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। चौथा चीज़ क्या हो गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इन एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब हुआ बहुत ज़्यादा यदि टेम्परेचर हाई हो जाए, या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाए, या बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाए, या बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाए, कैसा भी कंडीशन हो जाए उस कंडीशन में जो है वो एग्जिस्ट कर जाते हैं, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो गया, तब भी वो एग्जिस्ट कर जाएंगे, ठीक है। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल टू अस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, वेयर एज मेनी ऑफ देम आर हार्मफुल। और कुछ जो है यानी ज़्यादातर जो है वो क्या होता है, हानिकारक होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये मुख्य रूप से 4 प्रकार से 4 ग्रुप में इनको डिवाइड कर दिया गया है। बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी और प्रोटोजोआ, है ना। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। नंबर 1 है बैक्टीरिया, नंबर 2 फंगी, नंबर 3 एल्गी और नंबर 4 प्रोटोजोआ। अब आते हैं वायरसेज क्या है। तो वायरस जो है, वायरसेज आर द सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म।
वायरस जो है एक प्रकार का सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें दोनों तरह के गुण होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब तक ये बाहर रहते हैं तब तक इनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नॉन लिविंग का है, और जब किसी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो फिर ये लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक एक्टिव हो जाते हैं, है ना। वायरस के मेन फीचर क्या हैं? व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ वायरस? कह रहा है वायरसेज इनहेबिट एंड रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी वायरस जो है आपको कहाँ रिप्रोड्यूस कर सकता है? जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में चला गया है तब। बाहर जो है वो इनएक्टिव रहता है ना। और वायरस जो है अपना खाना जो होस्ट सेल है जिसमें वो जाता है वहीं से लेता है। होस्ट समझते हो ना, होस्ट क्या होता है? जैसे आपके यहाँ कोई गेस्ट आए, मेहमान हुए वो, तो आप क्या हुए? उनके होस्ट हो गए, मेज़बान। तो वायरस जिस सेल में जाता है वो उसका होस्ट होता है, ठीक है, और वहीं से वो अपना खाना जो है प्राप्त करता है। वायरस का साइज़ भी बहुत स्मॉल होता है, अबाउट 0.015 माइक्रोन से लेके 0.2 माइक्रोन तक। वायरस को भी आप जो है आंखों से तो नहीं देख सकते हैं और सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। वायरस को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। वायरस का अलग अलग शेप होता है, रॉड लाइक, स्पेरिकल, पोलीगोनल, अलग अलग शेप्स होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये रहते कहाँ पे हैं? हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। ये जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इनका रहने का जगह कहाँ है? और जो रहने का जगह है उसी को बोलते हैं हम लोग हैबिटेट, है ना। तो इनमें से किसी भी जगह में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। कहाँ पे? देयर हैबिटेट जो है कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग, एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक में या सभी में ये रह सकते हैं, है ना। ओके, चल रहे हैं। तो देयर हैबिटेट्स कैन बी एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग, उनका रहने का जगह कौन कौन हो सकता है? तो इनमें से कोई एक हो सकता है या सभी हो सकते हैं। पहला है एयर, एयर मतलब हवा हो गया। वाटर इंक्लूडिंग हॉट स्प्रिंग वाटर एंड आइस कोल्ड वाटर, पानी में भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा, और ये गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म पानी हो तब भी या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हो तब भी। नंबर 3 सॉइल इंक्लूडिंग द सॉइल ऑफ डेजर्ट एंड मार्शी लैंड, मिट्टी में भी ये उपलब्ध होता है, ठीक है। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में भी ये आपको मिल जाएगा, यानी जो कोई मैटर जो सड़ा हुआ है, डिकेड है, उसमें भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन, आदमी के शरीर के अंदर और जानवर के शरीर के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ये सब हैबिटेट है उनका रहने का जगह, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा में लीव एलोन वेयर एज फंगी एंड बैक्टीरिया में लीव इन ए कॉलोनी। ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है या तो कॉलोनी में ग्रुप में रहते हैं जैसे फंगी और बैक्टीरिया, लेकिन अमीबा जो है अकेला रहता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारा दोस्त है या दुश्मन है, इस बात को समझना है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है, इन सब चीज़ों को हमें समझना है। कह रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। उनके बिहेवियर के आधार पे हम उनको डिवाइड कर सकते हैं 2 क्लासेज में, 2 क्लासेज। नंबर 1 फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नंबर 2 हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया? जो हमारी मदद करते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर यूजफुल फॉर अस आर कॉल्ड फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ एरिया है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी मदद करते हैं। नंबर 1 इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, दही, दूध से दही जमता है, ब्रेड बनता है, केक बनता है,
इन सारे चीज़ों में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी मदद करते हैं। अल्कोहल के प्रोडक्शन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। नंबर 3, ये जो वातावरण है उसको भी साफ़ करने में मदद करते हैं। कैसे? जो भी हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट हैं उनको वो ब्रेक करके हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। देखते हो कोई चीज़, जैसे कोई एनिमल का डेथ हो गया, रोड पे पड़ा हुआ है, तो कुछ दिनों के बाद वहाँ से गुजरोगे देखोगे वहाँ पर नहीं है। क्या हो गया? वो गायब हो गया क्या? ज़मीन निकल गई क्या? आसमान खा गया? ऐसा तो नहीं है। उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाता है और वो उसको नष्ट कर देता है और यूजफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो पूरा गली जो है स्मेल हो जाता है ना, और उससे मुक्ति नहीं मिलती है ना। इसलिए वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी मदद करती है। वातावरण जो है स्वच्छ बनाने में उसका योगदान है ना। कुछ दवाओं के बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो बुखार लग गया, कुछ हो गया, तो जाते डॉक्टर के पास, डॉक्टर देता है एंटीबायोटिक, है ना, बैक्टीरिया को मारने वाला दवाई। तो वहाँ भी बैक्टीरिया को मारने वाला बैक्टीरिया ही होता है, वहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है ना। कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, है ना। इन सब सारे चीज़ों में हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है। अब पूछेंगे कि कॉमर्शियल, अब ये अलग अलग यूज को एक्सप्लेन किया गया है कैसे होता है। तो पहला चीज़ है कि मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, दही कैसे जमता है या ब्रेड कैसे बनता है। तो उसमें दिया हुआ है कि द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। दूध से दही बनाने के लिए जो बैक्टीरिया उसमें इन्वॉल्व होता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस, है ना। वो जो है दूध को दही में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसी तरह से जो पनीर बनाते हैं हम लोग, पनीर के प्रोडक्शन में उसमें जो बैक्टीरियम इन्वॉल्व होता है उसका नाम है रेनिन, है ना। अब कह रहा है कि कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्यावसायिक लेवल पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या इस्तेमाल होता है। सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन इंडस्ट्री टू मैन्युफैक्चर, जैसे अल्कोहल बनाना है, ठीक है, वाइन बनाना है फ्रूट जूस से, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है ना। शुगर से ग्लूकोज बनता है और फ्रुक्टोज बनता है, और ग्लूकोज से फिर इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दवा कैसे बनता है, अभी हमने बताया, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो बनते हैं इंडस्ट्री में, वो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके कंट्रोल कंडीशन में बनाया जाता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। कुछ भी हुआ डॉक्टर के पास चले गए या नहीं गए, उससे पहले एंटीबायोटिक खाना शुरू कर दिए। तो ये कह रहा है कि ऐसा मत कीजिएगा। एंटीबायोटिक सिर्फ जो है एक अच्छे डॉक्टर की सलाह पे ही, अगर वो कहता है खाने के लिए तभी लीजिएगा, ठीक है। डू नॉट टेक एंटीबायोटिक इफ़ नॉट नीडेड, अगर एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है तो मत लीजिए। द एंटीबायोटिक नॉट रिक्वायर्ड मे किल द बेनिफिशियल हेल्प। अब मान लो कि एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, एंटीबायोटिक लिए जा रहे हो, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारे शरीर के अंदर जो बेनिफिशियल यूजफुल बैक्टीरिया है वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि वैक्सीन में भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया है। अभी कोरोना फैल गया था, कोरोना का वैक्सीन, तो वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन में वही चीज़ जो है उसी का मरा हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये दिया जा रहा था। अनदर वे टू प्रिवेंट डिजीज़ इम्यूनाइजेशन, कह रहा है डिजीज़ से बचने के लिए एक तरीका क्या है कि आपके बॉडी को इम्यूनाइज कर दे, ताकि वो बीमारी जब आप पर अटैक करे तो उसको वो रेसिस्ट करे, है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि स्मॉल डोज ऑफ वीकेंड और किल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं, जो बॉडी को इम्यूनाइज करने में हेल्प करता है, और उसी को वैक्सीन बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। कह रहा है हाउ डज ए वैक्सीन वर्क, व्हेन ए डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूसेज एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। अब क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुम्हारे शरीर के अंदर डाल दिया गया, तो शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है
उसको फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा टू फाइट द इन्वेडर। आपका इम्यूनिटी सिस्टम है आपके शरीर में, वाइट ब्लड को WBC होता है, जो बाहर से कोई बीमारी अगर अटैक होगा तो उससे प्रिवेंट करने में आपकी मदद करेगा। तो वहाँ पे शरीर को धोखा दिया जाता है, क्योंकि क्या करते हैं हम लोग जब भी वैक्सीन देते हैं तो वैक्सीन में क्या है, वैक्सीन में वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको आपके शरीर के अंदर डाला। शरीर को लगा कि भैया बाहर से कोई हम पे अटैक कर रहा है, और इस लगने के चक्कर में वो क्या करता है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडीज़ मतलब टू फाइट द, जो भी बाहर से कोई अटैक करेगा बीमारी, उसको फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ की जरूरत होती है। तो इस चक्कर में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाता है, और जब प्रोड्यूस हो गया तो बाद में जब असली में आपको कोई बीमारी अटैक करेगा तो वहाँ पे वो वर्क करेगा। इस तरह से आप बच जाओगे, है ना। तो वैक्सीन का ये काम होता है। तो वहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है। जन्म के बाद से ही बच्चों को वैक्सीन पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, टेबल इज़ गिवन देयर कि सुन आफ्टर द बर्थ क्या कौन सा वैक्सीन पड़ता है, तो स्मॉल पॉक्स और BCG का। 4 से 9 महीने के अंदर में DPT का पड़ता है ना। उसी तरह से 1 ईयर में स्मॉल पॉक्स का पड़ता है, 1.5 ईयर से 2 ईयर में। तो ये सब वैक्सीन पड़ जाने से क्या होता है कि उसके अंदर एक कैपेबिलिटी हो जाती है, वो बीमारी को फेस कर सकते हैं बच्चे, तो उनको वो सब बीमारी नहीं होगा। पहले क्या होता था कि बच्चे जन्म लेते थे तुरंत उनकी डेथ हो जाती थी, ज़्यादातर बच्चे मर ही आया करते थे। अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो वैक्सीन अगर टाइम पर ले लेते हैं तो उनकी मृत्यु दर कम हो जाती है ना। ये बेनिफिट है। सॉइल के फर्टिलिटी में बढ़ाने के लिए भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ इसमें दिया हुआ है ना। और इन्वायरमेंट के क्लीनिंग के बारे में बता ही दिया हमने। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल इनटू सिंपलर एंड हार्मलेस सब्सटेंस। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो प्लांट के जो वेस्ट हैं और एनिमल के जो वेस्ट हैं उनको सिंपल और हार्मलेस सब्सटेंस में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और इस चक्कर में जो है वातावरण भी साफ हो जाता है ना। अब आते हैं हम लोग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हानि पहुंचाते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड एनिमल। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हार्मफुल हैं, आदमी के लिए भी, प्लांट के लिए भी और एनिमल के लिए भी। सच माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कॉज डिजीज इन ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इंसानों में, प्लांट में, एनिमल में बीमारियां पैदा कर सकते हैं। दे कैन स्पॉइल फूड, खाना को भी बर्बाद कर सकते हैं, क्लोथिंग को भी बेकार कर सकते हैं, लेदर को भी बेकार कर सकते हैं, ठीक है। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेज कौन कौन है ये बता रहा है, ठीक है। ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग एट वन टाइम और द अदर सफ़र फ्रॉम ए डिजीज। चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, कभी ना कभी तो वो बीमारी से ग्रसित होता ही है। और ये जो बीमारी है दे आर डिजीज आर काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। These microorganisms enter our body where they multiply, damage the body cell and cause the disease। होता क्या है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके शरीर के अंदर जाता है तो उनकी संख्या मल्टीप्लाई करने लगती है, 1 से 2, 2 से 4, है ना। ये जो बैक्टीरिया है वो बढ़ता जाता है, और जो हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है, मारता नहीं है, उसके मतलब वो बढ़े नहीं, दवा से यही फ़ायदा होता है। तो वो जो है सेल को डैमेज कर देते हैं। आपको पता है आपका बॉडी जो है सेल से मिलके बना है, सेल से मिलके टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलके ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम मिल करके इंसान बनता है। तो अगर सेल डैमेज हो जाएगा तो पूरे शरीर पे असर पड़ेगा। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर के अंदर घुस गए, सेल के अंदर घुस गए, सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर दिया, और उससे लोगों को 25 तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। अब यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा बीमारी पैदा करता है। वी हैव टू गो थ्रू दैट लिस्ट और उसको याद करना पड़ेगा, है ना। जैसे बैक्टीरिया से क्या होता है, तो निमोनिया होता है, टेटनस होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, लेप्रोसी होता है, कॉलेरा होता है। दीज आर द नेम ऑफ द डिजीज विच यू नीड टू रिमेंबर।
फूड पॉइजनिंग भी बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड होता है, डिप्थेरिया होता है ना। फंगी से क्या होता है तो स्किन डिजीज होता है, फूड पॉइजनिंग होता है। प्रोटोजोआ से क्या होता है, मलेरिया होता है, काला जार होता है, एमेबिक डिसेंट्री होती है ना। और वायरस से अभी जो फैला हुआ था कोविड-19 वो भी वायरस से ही हुआ है ना। चिकन पॉक्स है, लिकोमेनिया है, एड्स है, मीजल्स है, ये सारे वायरस से होते हैं। ठीक है, ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। बैक्टीरिया से क्या होता है, फंगी से क्या होता है, प्रोटोजोआ से कौन कौन बीमारी होता है, क्वेश्चन आएंगे उससे। ये जो बीमारी पैदा करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको बोला जाता है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या सिंपली हम उसको पैथोजेंस बोलते हैं, है ना। पैथोजेंस डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी बाय अटैकिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। पैथोजन क्या करता है कि शरीर के नॉर्मल फंक्शनिंग को जो है वो ख़त्म कर देता है। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू, अब ये जो डिजीज़ पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे शरीर में कैसे एंटर करते हैं, तो ये हमारे शरीर में एंटर करते हैं फूड के द्वारा, वाटर के द्वारा, एयर के द्वारा, है ना। या फिर आपके स्किन में कहीं कट हो गया और उसके कांटेक्ट में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, ठीक है ना, तो उसके द्वारा भी जो होता है ना। कैरियर सच एज मॉस्किटो एंड फ्लाइज, मच्छर से भी होता है भाई, मक्खी से भी होता है। मक्खी के थ्रू भी ये जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो आपके शरीर के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। आप जब इस ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे, इनके लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे, तो दैट विल बी हेल्पफुल इन द इफ़ेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, बीमारी से बचने के लिए वो आपकी मदद करेगा, ठीक है। अब जैसे अभी हाल में जो कोविड-19 फैला था, तो कोविड-19 इज एन इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज्ड बाय द कोरोना वायरस। इसमें जो वायरस इन्वॉल्व था कौन था, कोरोना था, है ना। उसका सिम्टम क्या है, फीवर हो जाता है, टायर्डनेस, थकान हो जाती है, या कफ जो होगा वो सूखा कफ आपका निकलेगा, है ना। इन सम केसेज इट मे बी असिम्प्टोमेटिक ऑल्सो। मोस्ट पीपल रिकवर फ्रॉम द डिजीज़ विदाउट नीडिंग स्पेशल ट्रीटमेंट। ज़्यादातर केस में क्या होता है कि ये लक्षण आते हैं और बहुत सारे लोग जो है रिकवर हो जाते हैं वैसे ही बिना दवा लिए, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता, अपने आप वो ठीक हो जाता है। बट ओल्डर पीपल एंड दोज विथ अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम, या जो बूढ़े लोग हैं या जिनको कुछ पहले से ही प्रॉब्लम है, उनको जो है ये परेशान करता है और उनके अंदर जो है बीमारी ये बहुत सीरियस हो जाता है ना। द वैक्सीन डेवलप्ड अगेंस्ट द डिजीज़ आर सेफ एंड इफेक्टिव। अभी जो वैक्सीन हो गया तो इफेक्टिव भी है, सेफ भी है और लोगों को बचाता भी है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि डिजीज़ कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरस के द्वारा जो डिजीज़ होता है उसको हम कई कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है, इसमें ये दिया हुआ है कम्युनिकेबल डिजीज़, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कम्युनिकेबल, जिसका ट्रांसफ़र हो सकता है, जो ट्रांसमिट हो सकता है, वन पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकता है, उस तरह की डिजीज़ को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं या इन्फेक्शस डिजीज़ भी बोलते हैं। जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी, कॉलेरा, टाइफाइड, मलेरिया, ये सब जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ के कैटेगरी में आता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, वो एक से दूसरे में जा सकता है ना। और ये किस तरह से जा सकता है, तो चाहे वो कंटेमिनेटेड फूड है, वाटर है, या एयर के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू, इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो ट्रांसमिशन है ये डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है ना। डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा भी जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा सकता है। जैसे लेप्रोसी होता है, एक्जिमा होता है, इस सब बीमारी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्ट कांटेक्ट से ही ट्रांसफ़र होता है। या फिर बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कहीं आपने स्पिटिंग कर दी, कहीं कप निकला आपका, तो उसके थ्रू भी जो है ट्रांसफ़र हो सकता है ना। या फिर
एक ही नीडल से कई लोग इंजेक्शन ले रहे हैं और वो इन्फेक्टेड नीडल है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से है, तो दूसरों को भी जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है टेबल कि कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन सा बीमारी होता है, ये सारा चीज़ उसका दिया हुआ है और उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं जिससे हम इससे बच सकते हैं, है ना। ये डिटेल दिया हुआ है। जैसे कोविड-19 दिया हुआ है। कोविड-19 जो है वायरस से होता है और इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ड्रॉपलेट के द्वारा। कफिंग या स्नीजिंग, आप छींकोगे तो आपका शरीर का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे के शरीर में जा सकता है। इसमें क्या क्या करना है आपको, तो सफिशिएंट डिस्टेंस बना के रखना है, अपने हाथ को बार बार धोना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, सैनिटाइज़र लगाइए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। अब जैसे कोलेरा है, कोलेरा को कैसे होता है, तो बैक्टीरिया से होता है। और बैक्टीरिया कहाँ से ट्रांसफ़र होता है, तो वाटर और फूड से, है ना। तो आपको इसमें क्या क्या प्रिवेंशन लेना है, डर्ट को, वाटर को, डस्ट को, इस सब से चीज़ से बचिए, है ना। टीबी है, टीबी का कैसे होता है, तो बैक्टीरिया से होता है, एयर के थ्रू जो है इसका ट्रांसफ़र हो सकता है ना। पहले टीबी हो जाता था, लोगों को बाहर निकाल देते थे क्योंकि कोई उपचार ही नहीं था। अब तो उसका उपचार है, अगर आप दवा करेंगे तो 2 से 3 महीने में आप सही हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वेरियस टेबल्स आर गिवन, ये आपको टेबल देख के याद करना पड़ेगा कौन सा बीमारी कैसे होता है और उससे कैसे बचा जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो बीमारी होता है तो उससे कैसे बचा जाए, है ना, बचने का क्या उपाय है। कह रहा है कि देर आर 4 ways टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ अगेंस्ट द डिजीज़ कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि 4 तरीका है हमारे पास जिसके द्वारा हम बीमारी से बच सकते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बीमारी होता है उससे हम बच सकते हैं। नंबर 1, बाय टेकिंग प्रॉपर मेडिसिन टू किल द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। पहला तरीका ये है कि जो बीमारी आपको हुआ है उसको जिस भी माइक्रोब से हुआ, जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुआ, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने वाला अगर दवा हम खाते हैं तो उससे वो हम बच सकते हैं। ठीक है, या फिर बाय किलिंग द कैरियर ऑफ द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। अब जिनसे ये बीमारी होता है, जिन माइक्रोब से, उनको कैरी करने वाले जो कैरियर्स हैं उनको ही मार दें। ठीक है, या फिर हम माइक्रोब्स के ग्रोथ को प्रिवेंट करें, मतलब बैक्टीरिया को फैलने ना दें। ठीक है, या फिर बाय प्रोटेक्टिंग द फूड फ्रॉम कंटेमिनेशन, जो खाना आपका ख़राब हो जाता है उसको ख़राब नहीं होने दें, है ना। ठीक है, अब ये कह रहा है, ये सब बता रहा है कि कैसे आप अपने आप को बचा के रख सकते हैं, अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कह रहा है कि मेंटेन योर पर्सनल हाइजीन बाय वॉशिंग हैंड फ्रीक्वेंटली एटलीस्ट फॉर 20 सेकेंड। कह रहा है आप अपना जो है अपने को साफ़ सुथरा रखिए। उसमें क्या है कि हाथ आप ज़रूर धोइए हमेशा और डेली स्नान कीजिए। वेयरिंग क्लीन क्लॉथ है, साफ़ कपड़ा पहनिए। ठीक है, कीप योर हाउस एंड द सराउंडिंग एरिया क्लीन, जहाँ पर रहते हैं आसपास के एरिया को आप साफ़ रखिए, साफ़ सफाई रखिए, कचरा वहाँ नहीं जमा होने दीजिए। ठीक है, गेट योर हाउस इट्स सराउंडिंग एंड द गार्बेज डंप एट्सेट्रा। आप अपने नाखून को भी बराबर साफ़ कीजिए। क्लिप योर नेल्स रेगुलरली, ऑलवेज यूज क्लीन वाटर। ये सब तरीका है, इस तरीके से आप जो है अपना बचाव कर सकते हैं, है ना। ओके, अब हम लोग आते हैं फूड पॉइजनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ फूड पॉइजनिंग, है ना। फूड पॉइजनिंग किसको कहते हैं, पहले ये समझिए। फूड इफ़ नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू एक्शन ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन इट। ठीक है, कह रहा है कि ये जो है
जो खाना है अगर उसको सही ढंग से आप नहीं रखोगे तो वो स्पॉइल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ख़राब? क्योंकि एंजाइम के एक्शन से, इसमें जो एंजाइम होता है उसकी वजह से, या फिर बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाए, फंगी हो जाए, इस वजह से भी फूड ख़राब हो सकता है। दीज बैक्टीरिया एंड फंगी मल्टीप्लाई फास्ट इन वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन। ये जो बैक्टीरिया हैं या ये जो फंगी हैं, इनका ग्रोथ होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 ऐसे करके ये बढ़ते हैं। किस कंडीशन में? अगर वार्म कंडीशन है या ह्यूमिड कंडीशन है। ह्यूमिड कंडीशन का मतलब हुआ वाटर एलिमेंट ज़्यादा हो, है ना, तो वो बैक्टीरिया बढ़ेंगे। बाय डाइजेस्टिंग द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड एंड स्पॉइल द फूड। उससे क्या करेंगे, वो जो फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसको वो डाइजेस्ट कर जाएंगे और फूड खराब हो जाएगा। समटाइम दीज ग्रोइंग माइक्रोब्स प्रोड्यूस टॉक्सिन। कई बार क्या होता है, ये जो ग्रोइंग माइक्रोब्स होते हैं वो जहर प्रोड्यूस करते हैं। और द फूड सो स्पॉइल्ड बाय माइक्रोब्स और बाय टॉक्सिन कॉजेज फूड पॉइजनिंग। और इस तरह से खाना जो है स्पॉइल हो जाता है और इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होता है। अब कह रहा है कि फूड पॉइजनिंग के लक्षण क्या हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। तो पहला चीज़ इसमें दिया हुआ कि हेडेक होता है, मतलब सर दर्द होगा, फीवर होगा, वॉमिटिंग टेंडेंसी रहेगी, डायरिया हो सकता है। डायरिया का मतलब डिहाइड्रेशन, आपके शरीर से पानी निकलेगा, बार बार टॉयलेट जाओगे। ये सारे लक्षण हैं, सिम्टम हैं फूड पॉइजनिंग के। ठीक है। फूड पॉइजनिंग कैसे होता है? तो इट इज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द स्पॉइल्ड फूड। जो खाना आपका वेस्ट है उसमें वो प्रेजेंट होता है। कॉमन बैक्टीरिया जो फूड पॉइजनिंग कॉज करता है उसका नाम है सैल्मोनेला, स्टेफाइलोकॉक्सी, ये सब नाम है, एस्परजिलस। ठीक है। द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड इन द फूड बाय बैक्टीरिया एंड फंगी। और पेस्टिसाइड से भी फूड पॉइजनिंग हो सकता है ना। ठीक है। और कई बार क्या होता है कि फूड जिस कंटेनर में रखा हुआ है वो जो मटेरियल है उस मटेरियल के साथ रिएक्शन की वजह से भी उसमें जो है फूड पॉइजनिंग हो सकता है ना। अब अगर फूड पॉइजनिंग हुआ तो उससे आपको प्रॉब्लम होगी और ये सब लक्षण आपके होंगे। अब है कि कैसे हम फूड को प्रिजर्व करके रखें, मतलब लंबे समय तक फूड हमारा रहे, उसके लिए क्या करें। तो कह रहा है कि द प्रोसेस बाय विच स्पॉइलेज ऑफ पेरिसेबल फूड इज प्रिवेंटेड यूजिंग केमिकल और फिजिकल मेथड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। पहले फूड प्रिजर्वेशन बोलते किसको? फूड प्रिजर्वेशन का मतलब है कि जो भी पेरिसेबल फूड्स हैं, यानी पेरिसेबल जो नष्ट होने वाले फूड हैं, जैसे फ्रूट है, फ्रूट ज़्यादा दिनों तक चलेगा नहीं, दूध है वो ज़्यादा दिनों तक चलेगा नहीं, दही है, ये सब क्या है, पेरिसेबल फूड है। तो इनको बचा कर रखने के लिए, ठीक है, आप केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर कुछ फिजिकल मेथड है जिसका इस्तेमाल करके, या तो आप टेम्परेचर बहुत कम, फ्रिज में जो सामान रख देते हो क्या है, टेम्परेचर कम कर देते हो, तो उससे वहाँ पे एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा और वो फूड पॉइजनिंग नहीं करेगा, तो फूड प्रिजर्व रह जाएगा, है ना, स्पॉइलेज नहीं होगा। तो ये सारे मेथड जो हैं यूजिंग केमिकल या फिर फिजिकल मेथड जिसका इस्तेमाल करके हम फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं, बचा के रखते हैं जो पेरिसेबल फूड्स हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन, है ना। द मोस्ट कॉमन मेथड यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन आर डिस्क्राइब्ड बिलो। कैसे हम फूड को प्रिजर्व करके रखें, उसके लिए कौन कौन सा कॉमन मेथड है ये दिया गया है नीचे। पहला है कूलिंग, बाय कूलिंग द स्पॉइलेज ऑफ फूड सच एज वेजिटेबल, मीट, फ्रूट, बॉइल्ड मिल्क, कर्ड एंड कुक्ड फूड कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग देम एट लो टेम्परेचर। कह रहा है ऐसे भोजन जैसे वेजिटेबल है, मीट है, फ्रूट है, बॉइल्ड मिल्क है, कर्ड है, ये सब चीज़ को अगर हम बचा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, तो कम टेम्परेचर करके, लो टेम्परेचर करके। जैसे रेफ्रिजरेटर में सामान रखते हो, क्यों रखते हो, फ्रीज का टेम्परेचर जो है लो होता है और लो टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ पे माइक्रोब्स जो हैं वो ग्रो नहीं करेंगे,
है ना। क्योंकि क्या होता है लो टेम्परेचर में, क्या होता है लो टेम्परेचर प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ फूड। कैसे बचाता है भाई स्पॉइलेज ऑफ फूड लो टेम्परेचर में? क्योंकि ये क्या करता है, इट रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के ग्रोथ को ये कम कर देता है, यानी बैक्टीरिया बढ़ नहीं पाता। बैक्टीरिया 2 से 4, 4 से 16 ये चीज़ नहीं हो पाता, ठीक है। और फूड में जो एंजाइम है जिसकी वजह से फूड का स्पॉइलिंग होता है, उस एंजाइम को ये इनएक्टिवेट कर देता है। तो इसीलिए लो टेम्परेचर प्रिवेंट्स द स्पॉइलेज ऑफ फूड, यानी अगर टेम्परेचर कम है तो उससे फूड जो है स्पॉइल नहीं होगा। फिश मीट कैन बी केप्ट इन डीप फ्रीजर फॉर मंथ्स। मछली को या मांस को आप डीप फ्रीजर में महीनों तक रख सकते हैं। दूसरा तरीका है बाय हीटिंग एंड कूलिंग ट्रीटमेंट, जिसको पेस्चुराइजेशन बोलते हैं। लुईस पेस्चर एक साइंटिस्ट था जिसने ये मेथड डेवलप किया था, उसी के नाम पे इस मेथड को पेस्चुराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ये फूड प्रिजर्वेशन का एक तरीका है। दिस मेथड इज कॉल्ड पेस्चुराइजेशन। ये जो है डेवलप किया गया था मिल्क को प्रिजर्व करके रखने के लिए, ठीक है। इन दिस मेथड मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 60 to 65 डिग्री सी फॉर अबाउट 30 मिनट्स टू किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट। इसमें होता क्या है कि दूध को जो है 60 से 65 डिग्री सी तक हीट करते हैं और करीब 30 मिनट तक हीट करते हैं, जिससे क्या होता है कि इसमें जो भी बैक्टीरिया है वो मर जाता है। और फिर इसको जो है पहले 60 से 65 डिग्री सी तक किल किया और तुरंत उसको कूल कर देते हैं। देन कूलिंग इट क्विकली टू प्रिवेंट द रिमेनिंग बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग। जो भी बैक्टीरिया इसमें बच गया और तुरंत ठंडा कर देते हैं तो वो ग्रो नहीं करेगा। तो इस तरह से द मिल्क इज देन फिल्ड इनटू स्टेलाइज्ड बोटल्स और पाउचेज, और तब जो है उस दूध को स्टेलाइज्ड बोतल और पाउच में रख दिया था तो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि उसको 30 मिनट तक पहले 60 से 65 डिग्री सी पर गर्म किया, जिससे सारे बैक्टीरिया उसके मर गए। और जो बचे रह गए उसको एक बैग उस दूध को अगर कम्प्लीटली ठंडा किया जाएगा तो उस इफेक्ट में जो रिमेनिंग बैक्टीरिया हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, और तब उसको स्टेलाइज्ड बोतल में डाल दिया जाता है ताकि वो सुरक्षित रहे। तीसरा मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का बाय डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब हुआ कि जो भी फूड है उसके अंदर जो वाटर एलिमेंट है उसको हम हटा दें, नहीं फ्रूट से वाटर एलिमेंट निकाल दें। अब देखते हुए गांव घर में क्या करते हैं, आम का जो है वो क्या बनाते हैं वो लोग, खटमिट्टी टाइप का, जो जब आम का सीज़न नहीं भी रहता है तब भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो गाँव घर में देखते होंगे आप लोग अपने ग्रैंड मदर को बनाते हुए। उसमें क्या होता है, वही जो है आम को जो है सो ये करके और फिर उसको धूप में सुखा देते हैं ताकि उसका जो वाटर एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाए। वाटर की वजह से ही ज़्यादा उसमें ख़राबी होने का चांस रहता है ना। तो डिहाइड्रेट करके भी हम जो है, जैसे कई बार गोभी का सुखौंत टाइप का बना देते हैं, सन ड्राइंग धूप में सुखा दिया और फिर बाद में उसको यूज करते हैं, है ना। उसी तरह से आप डिहाइड्रेशन कैन बी डन बाय सन ड्राइंग और बाय स्मोकिंग। द फूड्स विच आर प्रिजर्व्ड बाय डिहाइड्रेशन मेथड आर दिया हुआ। डिहाइड्रेशन मेथड के द्वारा जो जो फूड प्रिजर्व किया जाता है वो यहाँ पर दिया हुआ है, कॉलीफ्लावर, स्पाइनेक एक्सेट्रा, है ना। एक और मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का बाय यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर, है ना। अब नमक डाल के और चीनी भी डाल करके भी आप जो है क्या होता है फूड को प्रिजर्व कर सकते हो। नमक में देखा है, नमक में आज तो कीड़ा नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, इंसेक्ट, है ना। कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ज़्यादा मात्रा में अगर नमक है हाई कंसंट्रेशन में 15 से 18%, तो वो क्या करता है फूड मटेरियल में जो पानी होता है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब पानी हट गया तो उसमें जो माइक्रोब्स है उसका ग्रोथ नहीं होता है। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ, या फिर चीनी भी ज़्यादा आपने डाल दिया तो वो भी बैक्टीरियल ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है, तो माइक्रोब का ग्रोथ नहीं होगा तो फूड आपका ख़राब नहीं होगा। आप ऑयल का यूज़ करके, विनेगर का यूज़ करके भी फूड को ख़राब होने से बचा सकते हैं, ठीक है।
बाय हीटिंग एंड कैनिंग, गर्म करके भी। हीटिंग फूड एट 110 डिग्री सी और अबाउट 30 मिनट्स किल ऑल फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर आप 110 डिग्री सी तक किसी फूड को गर्म कर दोगे 30 मिनट तक, तो उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं होगा, तो फूड आपका सुरक्षित रहेगा। केमिकल प्रिजर्वेटिव का भी इस्तेमाल करके आप फूड को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से वैक्यूम पैकेजिंग भी होता है। जैसे आप लोग लाते होगे कुरकुरे जो खाते हो, स्नैक्स वगैरह, देखा है उसका जो पैकेजिंग होता है वो कैसा रहता है। कह रहा है कि उस पैकेट से जो है एयर हटा लिया जाता है और उसमें ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन डाल दिया जाता है ना। वो भी प्रिजर्व करने का ही एक तरीका है, फूड को बचा के रखने का ही एक प्रोसेस है। तो फूड प्रिजर्वेशन से फ़ायदा क्या होता है, क्यों हम लोग फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं, उसका क्या रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि इससे जो है पहला हमको बेनिफिट ये होता है कि डिक्रीजेज द फूड वेस्टेज। ये जो हमारा फूड बर्बाद हो जाएगा वो बर्बाद नहीं होता। दूसरा कि स्टोरेज पीरियड बढ़ जाता है ना। जो पेरिसेबल फूड मटेरियल हैं जो तुरंत लाए तुरंत खाइए, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपने उसको प्रिजर्व करके रख लिया तो ज़्यादा दिनों तक उसका यूज कर सकते हैं। जब मान लीजिए उस चीज़ का सीज़न नहीं है फिर भी आप उस चीज़ को खा सकते हो अगर प्रिजर्व करके रखोगे तो, है ना। इट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ आउट ऑफ सीजन फूड मटेरियल। आउट ऑफ सीजन फूड मटेरियल का मतलब हुआ जो फूड उस सीज़न में उपलब्ध नहीं है उसको भी उस सीज़न में खा सकते हो अगर आप प्रिजर्व करके रखोगे तो, ठीक है। इट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ पेरिसेबल फूड मटेरियल इवन एट डिस्टेंट प्लेसेज। जो आइटम यहाँ उपलब्ध नहीं है और दूसरे जगह भी आप भेज सकते हैं प्रिजर्व करके अगर रखेंगे तो, है ना। यहाँ उपलब्ध है दूसरी जगह नहीं उपलब्ध है तो वहाँ भेज सकते हो, ये चीज़ होगा। तो दीज आर द बेनिफिट एडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अगर आप फूड प्रिजर्व करके रखोगे तो उसका ये फ़ायदा होता है। अब आते हैं हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल। इसके बारे में पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना, आपके एग्ज़ाम में। इसलिए इसको अच्छे ढंग से तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, होता क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ये है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड इज कॉल्ड फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना। आपको मालूम है कि वातावरण में जो है 78% नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन को डायरेक्टली प्लांट जो है यूज नहीं कर सकता। जैसे डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर सकते हैं, ऑक्सीजन को यूज कर सकते हैं, नाइट्रोजन को प्लांट जो है डायरेक्टली यूज नहीं करता है। तो इसीलिए जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करना पड़ता है। फिक्स कहाँ करना पड़ेगा, मिट्टी में, और मिट्टी से प्लांट जो है उसको एब्जॉर्ब करेगा। अब ये जो प्रोसेस है फिक्स करने का उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको आपने मिट्टी में फिक्स करना। ये कैसे होगा, इसका क्या तरीका है, व्हाट आर द वेज बाय विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स। तो उसमें पहला है नेचुरल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, दूसरा है आर्टिफिशियल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। एक तो प्राकृतिक रूप से, यानी प्रकृति जो है खुद जो है जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर देती है सॉइल में, है ना, वो कैसे होता है। और एक होता है आर्टिफिशियल फिक्सेशन, है ना। तो नेचुरल फिक्सेशन में मतलब जो है इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता, प्रकृति करती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, सर्टेन प्लांट्स जैसे बीन्स है, मटर है, पीस है, पल्सेज है, जिनको लेगुमिनस प्लांट बोलते हैं। उसमें एक बैक्टीरियम पाया जाता है जिसको रिजोबियम बैक्टीरियम कहते हैं, है ना, ऑन द नोडल्स ऑफ देयर रूट्स। द बैक्टीरियम रिजोबियम कैन टेक अप द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इन इनटू नाइट्रेट्स। रिजोबियम क्या कर सकता है, वातावरण से नाइट्रोजन लेगा और इसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेगा, और ये नाइट्रेट जो है मिट्टी में
मिल जाता है, गेट मिक्सड अप विथ सॉइल आफ्टर द डिके ऑफ सच प्लांट। इस प्लांट का जब डेथ हो जाता है तो मिट्टी में मिल जाता है। इस तरह से जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो सॉइल में चला गया, यानी नाइट्रोजन फिक्स हो गया। ये जो फिक्सेशन है वो नेचुरल फिक्सेशन है। ये कैसे हुआ? तो कुछ लेगुमिनस प्लांट होते हैं, लेगुमिनस प्लांट होते हैं, जैसे लेगुमिनस प्लांट में बताया हमने कौन कौन से प्लांट होते हैं, बीन्स, पल्सेज एट्सेट्रा। तो उसमें एक राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। वो बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको सॉइल में फिक्स करता है नाइट्रेट बना करके। नाइट्रेट जो है पहले तो कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, और वो नाइट्रोजन जो है सॉइल में मिक्सअप हो जाता है, मिट्टी में चला जाता है। दूसरा है ये नाइट्रोजन जो बना, क्या होता है ड्यूरिंग लाइटनिंग, जैसे मान लो बिजली जोर से चमका तो उसमें क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है वो आपस में जो है प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्ट करते हैं और नाइट्रिक एसिड बन जाते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर के नाइट्रिक एसिड बन जाते हैं। और ये नाइट्रिक एसिड जो है जब बारिश होती है तो पानी के द्वारा ये नाइट्रिक एसिड ज़मीन में चला गया, तो वहाँ पर नाइट्रोजन एलिमेंट चला गया, ठीक है। और रेन वाटर एंड रिएक्ट विथ लाइम स्टोन, जो हैं मिट्टी में जो लाइम स्टोन है उसके साथ रिएक्ट करके फिर नाइट्रेट बन जाते हैं, और ये नाइट्रेट जो है ज़मीन के अंदर चले। यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरह से हुआ। एक तो हुआ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के द्वारा, डिजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा। दोनों केस में वो नाइट्रेट बनता है पहले, और फिर नाइट्रेट मिट्टी में मिल करके वहाँ पर चला जाता है मिट्टी के अंदर। यहाँ भी लाइटनिंग में क्या होता है, जैसे बिजली चमका तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के रिएक्शन होने से नाइट्रिक एसिड बना। और ये नाइट्रिक एसिड जब ज़मीन पर गिरता है तो वहाँ पर क्या होता है कि लाइम स्टोन होते हैं, और लाइम स्टोन के साथ रिएक्ट करके फिर वो नाइट्रेट बन जाता है, और ये नाइट्रेट ज़मीन के अंदर चला गया। तो इस तरह से नेचुरल फिक्सेशन हो रहा है, यानी प्रकृति के द्वारा जो है नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है, ज़मीन के अंदर जा रहा है। आर्टिफिशियल फिक्सेशन भी होता है। तो आर्टिफिशियल फिक्सेशन में क्या है कि कृत्रिम रूप से हम कैसे जो है उसको मिट्टी के अंदर डालते हैं। तो लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेनी केमिकल कंपाउंड, जैसे अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एट्सेट्रा, है ना। तो अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी फर्टिलाइजर। बहुत सारे फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल में अमोनिया और नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे अमोनियम नाइट्रेट है, यूरिया है, कैल्शियम साइनामाइड है, इस सब के यूज़ करते हैं, ठीक है। These fertilizer provide nitrogen to plant and plant convert this nitrogen into protein। तो इस दो तरीके से जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। अब हम लोग आते हैं, लास्ट टॉपिक है हम लोग का इस चैप्टर का, ये है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, कैसे, अब नाइट्रोजन साइकिल का मतलब क्या होता है, उसका फिगर जो है वो भी बनाना पड़ेगा। पहले तो आप समझिए कि नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है। नाइट्रोजन साइकिल का मतलब है कि अभी हमने कहा कि एटमॉस्फेयर में जो है नाइट्रोजन कितना है, 78% है ना, बाय वॉल्यूम के हिसाब से 78%। तो भैया ये प्लांट के द्वारा यूज़ होता है, ये बढ़ता है घटता है कि नहीं होता है, क्या होता है, ऐसा तो नहीं है। अभी हमेशा 78% ही कैसे रहता है। तो वही बात कर रहा है कि नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एयर इन इट्स फ्री स्टेट, इट्स प्रोपोर्शन इन द एयर रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट अराउंड ए वैल्यू। ये 78% ही रहता है, हमेशा स्थिर रहता है। तो इसका मतलब है कि जितना यूज होता है उतना फिर से आ जाता है, तभी तो वो 78% मेंटेन है। ये कहाँ से आता है और कहाँ यूज होता है, ये पूरी एक साइकिल है कि भैया उतना का उतना ही रहता है वो, यानी कहीं से फिर आता भी है, यूज होने के बाद फिर कहीं से आता भी है। तो ये साइकिल क्या है इसको समझना है। कह रहे हैं नाइट्रोजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका जिंदा रहना तभी संभव है, नाइट्रोजन तो चाहिए चाहिए। हम लोग भी प्रोटीन खाते हैं, उसमें नाइट्रोजन होता है। बिना प्रोटीन के आपके सेल का रिपेयरिंग नहीं होगा, जिंदा नहीं रह सकते। तो नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट। बट फ्री नाइट्रोजन कैन नॉट बी डायरेक्टली एसिमिलेटेड बाय द लिविंग सेल। लेकिन ये भी बात सही है कि फ्री नाइट्रोजन को डायरेक्टली जो है लिविंग सेल नहीं ले सकता। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको नाइट्रोजन जो है
प्रोटीन के रूप में मिलता है या न्यूक्लिक एसिड के रूप में मिलता है, जो उनको फूड से प्राप्त होता है। और ज़्यादातर प्लांट जो हैं वो नाइट्रोजन मिट्टी से प्राप्त करते हैं। इन सॉइल नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एज नाइट्रेट्स। मिट्टी में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट के फॉर्म में रहता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि नाइट्रेट के फॉर्म में कैसे रहता है, अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा हमने पढ़ा। कह रहा है इन द सॉइल नाइट्रेट्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड और ऑन द मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल। सॉइल के अंदर जो मिनरल प्रेजेंट है उस पर जब नाइट्रिक एसिड पड़ता है तो नाइट्रेट बन जाता है, और नाइट्रेट जो है ज़मीन के अंदर चला जाता है। नाइट्रिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हेन द लाइटनिंग स्ट्राइक। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो नाइट्रिक एसिड बनता है, और वो नाइट्रिक एसिड जब ज़मीन पर गिरता है तो नाइट्रेट बन जाता है। लाइमस्टोन के साथ रिएक्शन करके वो नाइट्रेट सॉइल के अंदर चला गया। ठीक है, तो मिट्टी में नाइट्रेट कहाँ से आया? एक तो लाइटनिंग के द्वारा है, दूसरा नाइट्रेट जो है कोई भी जैसे ऑर्गेनिज्म है उसका डेथ हो गया, वो जब सड़ जाता है तो उसके अंदर जो प्रोटीन वाला एलिमेंट है नाइट्रोजन वाला वो भी मिट्टी में मिल जाता है, तो वहाँ से भी नाइट्रेट आता है। कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं नाइट्रेट में, तो इस तरह से भी मिट्टी में नाइट्रोजन जाता है। जैसे लेगुमिनस प्लांट है उसमें रिजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, तो वो उसको फिक्स करता है तो वो चला जाता है ना। मैन्योर के द्वारा भी जो है सॉइल में नाइट्रोजन जाता है, फर्टिलाइज़र के द्वारा भी जाता है। व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। ठीक है, इस तरह से नाइट्रेट जो है ज़मीन के अंदर गया। दस यू हैव सीन दैट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गेट्स साइकिल्ड इन नेचर। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ये नाइट्रोजन का जो साइकिल है वो किस तरह से बना रहता है, तो इसका फोटोग्राफ्स यू हैव टू मेक इट, है ना, कि किस तरह से जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो मेंटेन रहता है। 78% है तो 78% ही रहता है, ये एटमॉस्फेयर में उतना ही रहता है। अब जैसे मान लो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इसका जो है लाइटनिंग हुआ या फिर फिक्सेशन हुआ तो वो नाइट्रेट्स के रूप में सॉइल में चला गया, और उस सॉइल में के द्वारा प्लांट ने उसको लिया और प्लांट को फिर ह्यूमन बीइंग ने खाया तो ह्यूमन बीइंग के अंदर गया, फिर ह्यूमन बीइंग का वेस्ट निकला तो उससे जो है सो वो नाइट्रोजन फिर आ गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरा साइकिल है कि ये जो है जितना एटमॉस्फेयर से गया उतना एटमॉस्फेयर में आ गया, है ना, यानी नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो कांस्टेंट है। इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इसको आपको अच्छा से जो है समझना है और याद करना है। आज के लिए इतना ही। सो मोर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। आई थिंक दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट। विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड subscribe my channel and go through it for complete 1 hour so that you can have a better understanding of this chapter, microorganism, friends and foe. Thank you for listening me.